तो आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ माने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मैं हूं डॉक्टर सिद्धेश अय्यर। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन बोरिवली में प्रैक्टिस करता हूं, मुंबई में। और इस बारे में आज आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। आईवीएफ लोगों को लगता है कि ये आर्टिफिशियल है, एबनॉर्मल है और ये इससे बच्चे सही नहीं पैदा होते हैं। तो आज सारे डिटेल्स को हम बारीकी से ब्रेक करेंगे। सबसे पहले तो ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो हम कारण ढूंढना शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली एक कपल को प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। और अगर हमने सारे कारण देखने के बाद ऐसा डिसीजन लिया कि एक पेशेंट को आईवीएफ की ज़रूरत है, तो ये बहुत सरल तरीका है फॉर दैट कपल टू कंसीव, जिन्होंने सारे रास्ते के दरवाजे खोल के देख लिए हैं लेकिन प्रेगनेंसी हो नहीं रही। अब आईवीएफ में एग्जैक्टली होता क्या है? सबसे पहले औरत के शरीर के कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, सोनोग्राफीज किए जाते हैं, ये जानने के लिए कि उस औरत के बॉडी में व्हाट इज द एग क्वालिटी, व्हाट इज द एग रिजर्व, हाउ आर द हार्मोन्स प्लेइंग इन द बॉडी। मतलब उस औरत की शरीर के अंदर एग बनाने की ताकत है या नहीं। सेकेंड चीज देखी जाती है वो है स्पर्म काउंट, कि उस पुरुष में प्रेगनेंसी करने की क्षमता है या नहीं। अब समझो हमने बहुत सारे टेस्ट करने के बाद ये फाइंड आउट किया कि इस कपल को आईवीएफ की जरूरत ही है। सेकेंड डे ऑनवर्ड्स जब औरत का पीरियड आता है, उस दिन से उस लेडी को कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब ये जो इंजेक्शन है ये एग बनाने के इंजेक्शन है। इसमें सर्टेन हार्मोन्स होते हैं, जिसमें होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। बेसिकली ये दो हार्मोन का इंजेक्शन जो है आपको सेकेंड डे से लगातार आपके वेट, आपकी हाइट, आपके BMI, आपके एग रिजर्व के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको दिए जाए। अब ये जो इंजेक्शन है वो लगातार 8 से 10 दिन तक आपको दिए जाएंगे, ताकि जितने एग्स आपके बॉडी में बन रहे हैं वो सारे एक समान, एक साइज के ग्रो होना शुरू। अब आपके सारे एग्स ग्रो होते 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 एक मैच्योर या फिर एक करेक्ट साइज के पहुंच गए, तो आपको अराउंड द 10th या तो 11th डे एक इंजेक्शन दिया जाएगा जिसको बोलते हैं ट्रिगर। अब ये ट्रिगर देने के बाद जितने एग्स आपके बॉडी में है वो अंडर एनेस्थीसिया एक छोटे प्रोसीजर से सारे एग्स जो है वो बाहर निकाले जाएंगे। अब ये जो एनेस्थीसिया है वो है जनरली डिपेंडिंग ऑन द सेफ्टी एंड बॉडी टाइप शॉर्ट एनेस्थीसिया ही होता है। और ये जो एग रिमूवल टेक्निक है वो भी अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। अल्ट्रासाउंड का जो एक स्टिक रहता है उसके ऊपर एक छोटी सी सुई रहती है और वो वजाइना के अंदर से सारे एग्स को पिकअप कर लेता है। तो इसमें कोई कट, कोई स्टिच नहीं है आपकी बॉडी में। एक बार आपके सारे एग्स हाथ में आ गए तो उस समय हस्बैंड के स्पर्म काउंट से वो एक एक स्पर्म चुन चुन के एक एक एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इसको बोलते हैं ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब हमने एग निकाल लिए, उसमें स्पर्म चुन चुन के अंदर डाल दिए। अब इसको रखा जाएगा आइडियल कंडीशंस में आईवीएफ लैब में। अब आईवीएफ लैब में इस चीज को रोज क्लोजली मॉनिटर किया जाए, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रेगनेंसी कैसे ग्रो हो रही है। आपका एम्ब्रियोलॉजिस्ट या आपका आईवीएफ स्पेशलिस्ट आपको अपडेट देते जाएगा कि दिस इज द करंट सिचुएशन। अब जनरली क्या होता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स दैट हैपन इन आईवीएफ। एक होता है फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर, जैसे प्रेगनेंसी बन गई जो बनी नहीं रही थी इतने सालों से, अब ये प्रेगनेंसी बनी हुई, हमको सिर्फ वापस यूट्रस के अंदर छोड़नी है। ये होता है फ्रेश ट्रांसफर। मतलब प्रेगनेंसी बन गई, आपके एग निकाले, आपकी प्रेगनेंसी तैयार हो गई, तीसरे दिन के प्रेगनेंसी को अंदर डाला जाए। दूसरा होता है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। मतलब हमने प्रेगनेंसी तो बना ली, अब जितने प्रेगनेंसी बन गए उसको सारे के सारों को फ्रीज किया जाता है। अब जितने प्रेगनेंसीज बने उतने प्रेगनेंसीज 10 साल तक उसी कंडीशन में फ्रीज रह सकते हैं विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द प्रेगनेंसी। अब ये प्रेगनेंसी जब फ्रीज हो गई तो कपल निश्चिंत हो गया कि चलो हमारे एग से इतने अमाउंट ऑफ प्रेगनेंसीज बन गए। आपने 10 दिन इंजेक्शन लिए है तो ये 10 दिन के इंजेक्शन का असर बॉडी में से निकल जाने के लिए सारे मेडिसिन को फिलहाल बंद किया जाएगा। फिर आपको आएगा पीरियड। मतलब आपने शुरू किया एक पर्टिकुलर महीने में, 10 दिन तक लगातार इंजेक्शन लिया, 11-12वें दिन पे पिकअप किया, इंजेक्शन बंद किए, आपको आ गया पीरियड। अब इस पीरियड के बाद हमें इस प्रेगनेंसी को जो हमने फ्रीज करके रखा है वापस यूट्रस के अंदर डालना है। तो जब आपको पीरियड आएगा उसके बाद आपका फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको कुछ दवाइयाँ, मेडिसिन, इंजेक्शन शुरू करेंगे जिससे आपकी जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है वो इतनी ताकतवर बने और ऐसा बने कि इस प्रेगनेंसी को जब हम वापस अंदर डालेंगे तो उसको कैच करके उसको ग्रो करने के लिए रेडी रहे। तो टिपिकली अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर हमने प्रेगनेंसी 5th डे तक लिया है और 5th डे पे फ्रीज किया है, तो जब आपके लाइनिंग का जो स्कैन होगा पीरियड आने के बाद, तब हम इस प्रकार उसको चेक करते जाएंगे कि हमको ये देखना है कि किस दिन वो 5th डे की लाइनिंग को लेने के लिए तैयार है। अब 5th डे की लाइनिंग अगर मैं कॉमन टर्म्स में बताने की कोशिश करूं तो मतलब ओव्यूलेशन जिस दिन हुआ
उसके 5 दिन बाद वो 5th डे की प्रेगनेंसी बनी। सेम लॉजिक से आपकी स्कैन्स आपको तब तक लेके जाएंगे जब तक आपकी लाइनिंग ओव्यूलेशन जैसी बनेगी, उसके आगे 5 दिन गिने जाएंगे और फिर वो 5वें दिन की प्रेगनेंसी अंदर डाली जाएगी। मतलब आपकी प्रेगनेंसी का जो डेटिंग टाइमिंग है और आपकी लाइनिंग का जो डेटिंग टाइमिंग है वो दोनों मैच होने चाहिए। एट द एंड ऑफ 2 वीक्स, मतलब आज से 2 हफ्ते बाद हमको ये पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई है या नहीं हुई। दिस इज सिंपल इक्सी इन अ नटशेल। एग निकाले, स्पर्म डाला, प्रेगनेंसी बनाई, उसको फ्रीज किया, फिर पीरियड आने के बाद उस प्रेगनेंसी को फिर अंदर डाला। अब इस होल प्रोसेस को 15 दिन 20 दिन नहीं लगते, कभी कभार महीना 1.5 महीना भी लग जाता है, क्योंकि एग्स बनाने हैं, एग्स निकालने हैं, फिर उसको ट्रांसफर करना है। बहुत लोग जो है रुक जाते हैं कि हमको इस महीने ट्रांसफर नहीं करना है, नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर करना है या फिर 2 महीने बाद ट्रांसफर करना है। तो ये ट्रांसफर जो है, आपकी प्रेगनेंसी अगर फ्रोजन है तो वो निश्चिंत रहो कि बिना क्वालिटी डिटीरियोरेशन के वो उसी कंडीशन में रहेगी जब तक आप उसको ट्रांसफर नहीं करना चाहते। इसमें और नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या फ़र्क है? अब नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो एग हमने बाहर निकाला वो ट्यूब के अंदर गई और उसने स्पर्म का इंतजार किया। उस ट्यूब में उस ओवरी को निकाले हुए एग को कैच किया, फर्टिलाइज किया, ग्रो होना शुरू किया और रफली 3rd, 4th, 5th डे के आसपास वो प्रेगनेंसी ने यूट्रस के अंदर जाके फिर घर करने की कोशिश की। सेम थिंग हमने लैब में किया। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। सिर्फ जो स्टार्ट हुआ है वो यूट्रस के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं होते हुए लैब के अंदर हुआ है। एक बार यूट्रस में आपने प्रेगनेंसी अंदर छोड़ दी तो ये प्रेगनेंसी एनी अदर एवरेज प्रेगनेंसी जैसी ही होती है। बस इतना याद रखिए कि जब हम प्रेगनेंसी को अंदर डालते हैं, आफ्टर क्रिएटिंग इट इन द लैब, बॉडी में कभी कभार कुछ हार्मोन्स जो है जो नेचुरल प्रेगनेंसी में रिलीज होते हैं वो उस लेवल तक आईवीएफ प्रेगनेंसीज में रिलीज नहीं होते। तो पोस्ट आईवीएफ जब ट्रांसफर के बाद जो दवाइयाँ दी जाती है वो ऐसे दी जाती है कि जो हार्मोन आपकी बॉडी ने शायद कम बनाया है उस कमी को पूरा करने के लिए शायद कुछ दवाइयाँ आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा लेनी पड़ेगी। जैसे प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो नेचुरल प्रेगनेंसी में खुद सीक्रेट होता है। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट है हमको इन आईवीएफ प्रेगनेंसी ज़्यादा देना पड़ता है जब तक आपके आईवीएफ की प्रेगनेंसी ने सोनोग्राफी पे हार्ट बीट्स दिखा दिए, सोनोग्राफी पे वो ग्रोथ दिखना शुरू हो गया, प्रेगनेंसी सही तरीके से ग्रो हो गया। उसके बाद आपका आईवीएफ स्पेशलिस्ट बोलेगा आपको कि now it's enough, now the pregnancy is self-sustaining, we do not need the strength and the support of these extra hormones anymore। एक बार आपकी प्रेगनेंसी समझ लो 3rd मंथ क्रॉस कर गई, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रेगनेंसी एवरेज किसी भी औरत के प्रेगनेंसी जैसी ही होने वाली है। अब ये प्रेगनेंसी जब 3rd मंथ तक जाएगी, फिर 6th मंथ जाएगी, 9th मंथ जाएगी, लोग पूछते हैं कि आईवीएफ है तो डिलीवरी भी सी सेक्शन से ही होना चाहिए क्या? तो फ्रैंकली स्पीकिंग अगर प्रेगनेंसी लाइक एनी अदर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो डिलीवरी भी लाइक एनी अदर नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आपकी आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो आपका सी सेक्शन ही होना चाहिए। फैक्ट रिमेन्स दैट जिनको आईवीएफ लगा है, अब हमने ये बात तो की ही नहीं कि किसको आईवीएफ लग सकता है। नंबर 1, किसी की एग क्वालिटी बहुत कम है तो हमको जबरदस्ती इंजेक्शन दे दे के एग बनाने हैं। नंबर 2, किसी की स्पर्म क्वालिटी खराब है तो हमको उसको एनहांस करके स्पर्म लेने हैं। नंबर 3, किसी के ट्यूब्स ब्लॉक है तो ट्यूब ही है जहाँ पर एग और स्पर्म मिलते हैं, आपका ट्यूब ही नहीं है या ब्लॉकेज है तो वो स्पर्म और एग मिलेंगे कहाँ से? तो हमने लैब में मिला दिया और फिर अंदर डाल दिया। तो ये एक कारण होता है जिसकी वजह से हमको आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। प्लस देयर आर पीपल जिनके यूट्रस में बड़े से फाइब्रॉइड्स है या फिर जिनका यूट्रस का शेप अलग है, जिसका एज ज़्यादा है, क्योंकि एज वाइज हमने ट्राई बहुत साल किया और फाइनली अब जाके प्रेगनेंसी हुई। तो जब इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स साथ में आ जाते हैं, प्लस एज एज एडवांसेस लोगों को ब्लड प्रेशर आ जाता है, लोगों को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है, लोगों को डायबिटीज हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस को नजर रखते हुए अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि नहीं, इस डिलीवरी के लिए नॉर्मल डिलीवरी से ज्यादा सेफ सी सेक्शन हो सकता है, तो ये आपका और आपके गायनेक का कॉल है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका आईवीएफ हो तो आपका सी सेक्शन ही होना चाहिए। एक और चीज लोग डरते हैं कि चलो अगर आईवीएफ है तो ट्विन्स ही होने वाले हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम बेबी अंदर डालते हैं तो ये हमको ये पता है कि हमने सिंगल प्रेगनेंसी अंदर ट्रांसफर की या फिर 2 प्रेगनेंसी अंदर ट्रांसफर किए। तो जब प्रेगनेंसी अंदर डाली जाती है तो फिर कितने प्रेगनेंसीज अंदर क्लिक होते हैं और सक्सेस होते हैं, ये तो आपकी बॉडी और एक ऊपर वाला, ये इनके कॉम्बिनेशन से डिसाइड होता है कि किसको कितने प्रेगनेंसीज होने वाले। तो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर प्लेस्ड इन द 9th मंथ ये डिलीवरी का कॉल लिया जाता है। सो ऑल इन ऑल अगर आप देखने जाओगे तो आईवीएफ में ऐसा कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है। बस ये है कि कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज जितने इंजेक्शंस आपको लगातार 10 दिन दिए जाते हैं, दे आर ऑल एक्सपेंसिव इंजेक्शंस, द कॉस्टिंग इंक्रीजेस। सेकंड, एनेस्थीसिया दिया जाएगा आपको तो एनेस्थीसिया का कॉस्ट बढ़ता है। थर्ड, जब हम प्रेगनेंसी बना के उसको इक्सी जो करते हैं वो लैब कंडीशंस, लैब के कॉस्ट आ जाते हैं।
और फोर्थ, जब हम वापस ट्रांसफ़र करते हैं, जैसा मैंने बताया कि आफ्टर ट्रांसफ़र आपकी प्रेगनेंसी को फर्स्ट फ्यू डेज तक इंजेक्शंस मेडिसिन की सपोर्ट लगते हैं, तो वो मेडिसिन इंजेक्शंस का सपोर्ट का खर्चा बढ़ता है। तो ऑल इन ऑल द डिफरेंस इज जस्ट दैट इट स्टार्टेड इन द लैब, द अदर वन स्टार्टेड इन द बॉडी। अब बहुत लोग है ना ऐसा भी सोचते हैं कि अरे हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है इस प्रेगनेंसी में कि हमको आराम से दिन देख के टाइम देख के सेफली इस बेबी को बाहर निकालना है। तो दैट फियर ऑल्सो मेक्स पीपल डिसाइड और गो अहेड इन डूइंग अ सी सेक्शन कि आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क एनी मोर। समझो लेबर सही से नहीं आया, इमरजेंसी में सीजरियन सेक्शन लगा, तो वो कॉल जो है वो आप और आपके गायनेक लेंगे। यहाँ बैठे ये डिस्कस नहीं हो सकता है कि हर आईवीएफ को सी सेक्शन होने ही वाला। तो जस्ट टू समराइज, इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस, जिसको ज़रूरत है it is a wonder because those who could not have got pregnant otherwise now have an option of getting pregnant. Third, it is like any other normal pregnancy. If you've liked our content, please share the video for those who you feel will benefit from this information. हमको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।